प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं शेष भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 9th का गति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम इंग्लिश में मोशन के नाम से भी जानते हैं। इस पूरी क्लास में हमने जो भी निचोड़ है इस चैप्टर का वो डाला है। आप सभी से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप इस क्लास को पूरा देखिए। अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गति से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हों उनके लिए भी ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल तो है ही, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों से लेके चलेंगे और एक इस तरह की कड़ी बनाएंगे जिसमें आपसे कोई भी चीज़ जो है वो छूट ना जाए पीछे, क्योंकि एक बार अगर कोई भी चीज़ पीछे छूट गई तो फिर बाद में जाके वो परेशान करती है। बहुत ही छोटी चीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राह्म अवस्था। अब ब्राह्म की अवस्था क्या है, मतलब कि अगर कोई वस्तु जो है वो आपके सामने रखी हुई है, जैसे मान लीजिए रिमोट है और ये रिमोट जो है वो आपके सामने रखा हुआ है, या फिर जैसे ये फोन जिसके अंदर आप इस क्लास को देख रहे हैं वो आपके सामने रखा हुआ है, तो वो समय के साथ साथ क्या अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि एक सेकंड में आपकी नजरों के सामने है और दूसरी ही सेकंड में वो आपकी नजरों के सामने से ओझल हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर वो पहली सेकंड में आपकी आंखों के सामने है तो दूसरी सेकंड में भी वो आपकी आंखों के सामने है। मतलब कि समय के साथ साथ वह जो है वह अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर रहा। मतलब मोबाइल जो है वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर रहा, इसीलिए वह जो है ब्रह्मावस्था के अंदर है। तो जो लिखा गया है वो क्या है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु ब्रह्मावस्था में कहलाती है। समय के साथ साथ वस्तु के अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो, जिस जगह वस्तु रखी गई है उसी जगह पर रखी रहे, तो उसे हम कहते हैं क्या, ब्रह्मावस्था। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डज नॉट चेंज, मतलब अगर पोजीशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब समय को देखते हुए, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहा जाएगा किसके अंदर, रेस्ट के अंदर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के अंदर कहा जाएगा। तो ब्रह्मावस्था आपने सीखी कि अगर कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष, मतलब समय के साथ साथ अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन नहीं कर रही है तो हम उसे ब्रह्मावस्था कहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जिसे हम कह रहे हैं गति की अवस्था। अगर कोई वस्तु गति में है, मतलब गति की अवस्था में है, तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि वह जो वस्तु है वो गति की अवस्था में है? जब हम कहेंगे किसी वस्तु को गति की अवस्था में, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन कर रही हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, पहली सेकंड, दूसरी सेकंड में इधर चला गया, तीसरी सेकंड में फिर मैं इधर आ गया, चौथी सेकंड में फिर मैं इधर चला गया, तो ये क्या है, ये जो है वो मैं समय के साथ साथ अपनी स्थिति को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। जब मैं समय के साथ साथ अपनी स्थिति में चेंज करूंगा तो उसे मैं गति की अवस्था कहूंगा, ठीक है ना। समय के साथ साथ पोजीशन में चेंजिंग होनी चाहिए। अब जो लिखा गया है वो क्या है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन दिस चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। समय के साथ साथ अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन कर रही है तो वह गति की अवस्था कहलाएगी। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि एक वस्तु के सापेक्ष अगर दूसरी वस्तु गति कर रही है तो दूसरी वस्तु के सापेक्ष भी वह गति कर रही होगी। हो सकता है दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वस्तु है वो ब्रह्मावस्था में हो। इसे हम समझते हैं अभी, देखिए
यहां है गति की सापेक्षता का सिद्धांत, जिसके अंदर बोला गया है मैंने आपको इस फिगर मतलब एक चित्र के माध्यम से जो है वो समझाने की कोशिश की है। यहाँ एक कार है, यहाँ घर है, और ये जो है वो एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए तीन दोस्त होते हैं। ठीक, तीन दोस्त हैं, ये एक और ये दो और ये जो है वो तीन। ठीक है, अब ये जो दो दोस्त हैं वो इस कार के अंदर बैठ जाते हैं। एक जो है वो बैठ गया यहाँ और एक जो है वो बैठ गया यहाँ, और जो तीसरा है वो इस घर में चला जाता है। ठीक है, अब घर से ये जो इनका दोस्त है वो टाटा बाय बाय कर रहा है। यहां अगर हम देखें तो ये कार है, और ये जो कार है वो 5 सेकंड के बाद यहां पहुंच जा रही है। मतलब एक फ्रेंड तो यहां रह गया, दो फ्रेंड इसके अंदर बैठ गए, और ये जो फ्रेंड है वो क्या देखता है, ये वाला, कि ये जो दो फ्रेंड है और जो कार है वो यहां से चलकर यहां पहुंच गई 5 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि ये जो कार है वो क्या है, गति की अवस्था में। ठीक है ना, ये जो कार है वो गति की अवस्था में। इसके अनुसार, इस दोस्त के अनुसार, ये जो कार है वो गति की अवस्था में, क्योंकि ये जो कार है वो 5 सेकंड के अंदर यहां से यहां पहुंच गई। लेकिन अगर हम बात करें इन दो दोस्तों के बीच में, इन दो दोस्तों के बीच में अगर बात करें तो यह एक दूसरे के ब्रह्मावस्था में होंगे। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड पहले भी ये दो दोस्त थे वो यहीं थे, और 5 सेकंड के बाद भी ये दोनों यहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो इसके सापेक्ष अगर देखा जाए, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो गति की अवस्था में, लेकिन इन दोनों के अनुसार अगर देखा जाए, अनुरूप अगर देखा जाए, तो ये ब्रह्मावस्था के अंदर है। तो जो हमारा गति की सापेक्षता का सिद्धांत है वो यही है कि जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जैसे मान लीजिए ये घर है, घर के अगर अनुरूप देखेंगे तो ये कार जो होगी वो गति की अवस्था में होगी। इस दोस्त के अनुरूप देखेंगे तो ये जो कार होगी वो गति की अवस्था में होगी। इस पेड़ के अनुसार देखेंगे तो ये जो कार होगी वो गति की अवस्था में होगी। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों के अनुसार देखेंगे तो ये दोनों जो है वो कैसी अवस्था में, ब्रह्मावस्था में, क्योंकि अब भी ये एक दूसरे के सामने और यहां भी ये दो हैं वो एक दूसरे के सामने है। तो ये है गति की सापेक्षता का सिद्धांत। अब बढ़ते आगे और देखते हैं हमें नेक्स्ट जो वो क्या दिया गया है। बोला गया है गति के प्रकार। अब गति के प्रकार की अगर बात करें कि गति के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से गति को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्ताकार गति, और तीसरा है दोलनी गति। ठीक है, सरल रेखीय गति को हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कहते हैं। अब ये होता क्या है, लीनियर मोशन होता है, सरल रेखीय गति वह गति होती है जिसमें कोई भी कण अथवा वस्तु एक सीधी रेखा के ऊपर जो है वो गति कर रहा है। जैसे कार जो है वो एक सीधी रेखा पर गति कर रही है। ठीक है ना, बस है, बस जो है वो भी एक सीधी एक रोड के ऊपर गति कर रही है, तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। अगर हम बात करें वृत्ताकार गति की, तो वृत्ताकार गति जैसे हम बड़े मेलों में जाते हैं, मेले जो होते हैं, मेले के अंदर जिसे हम कहते हैं मौत का कुआं। ठीक है ना, मौत का कुआं, उसके अंदर एक गोले के अंदर जो बाइकर है वो अपनी बाइक को रोटेट कर रहा होता, मतलब घुमा रहा होता, तो उसे हम वृत्ताकार गति कहेंगे। या फिर अगर आप आसान भाषा में सीखना चाहें तो एक पत्थर को एक धागे की सहायता से बांधकर हम जब घुमाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति ही कहते हैं। ठीक है ना, वृत्ताकार गति। अब यहाँ एक और जो शब्द है वो दिया गया है घूर्णन गति। घूर्णन गति कौन सी गति होती है, जो हम बचपन में लट्टू घुमाया करते थे, लट्टू जो है वो अपनी धुरी के ऊपर घूमता है, तो जब लट्टू जो अपनी धुरी के ऊपर घूम रहा है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। या फिर पृथ्वी जो होती है वो भी अपने एक्सिस के ऊपर जो है वो घूमती है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं।
उसके बाद दोलनी गति। दोलनी गति क्या होती है? दोलनी गति को सीखिए। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम, पेंडुलम, पेंडुलम नहीं समझते? घड़ी होती है, कौन सी? घंटे वाली, जिसके अंदर एक जो लोलक है वो इस तरह से जो है वो गति करता रहता है, तो उसी को हम कहते हैं दोलनी गति। जब एक माध्य गति के सापेक्ष जो है वो माध्य बिंदु के सापेक्ष जो है वो कोई भी वस्तु उसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रही होती है, मतलब दाएं बाएं घूम रही होती है, ठीक है ना, उसे हम दोलनी गति कहते हैं। काल्पनिक गति भी वही होती है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल जब वाइब्रेट करता है तो एक माध्य बिंदु के सापेक्ष जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है ना, तो उसे हम काल्पनिक गति जो है बोलते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको दिया गया है कि वृत्ताकार गति को हम सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन जो है बोलते हैं, और दोलनी और काल्पनिक गति को ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन जो है वो कहते हैं। लेकिन हमें 9th क्लास के अंदर जो काम पड़ता है वो सरलरेखीय गति से पड़ता है। जब हम 11th क्लास के अंदर आते हैं तब हम इन दोनों गतियों के पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे 11th क्लास में जाके। बढ़ते हैं अदिश और सदिश राशि के ऊपर। अब अदिश और सदिश राशियां कौन सी राशियां होती है ये देखिए। क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है, ये पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि दूरी और जब विस्थापन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कि अगला स्टेप ही है, जब हम उन दोनों स्टेप को पढ़ेंगे, उस अगले स्टेप को पढ़ेंगे, तो हमें यह पता लगेगा दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। तब फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। उससे अच्छा ये है कि हम पहले ही उस जो समस्या आपके सामने आने वाली है उसका निराकरण करते हैं, ठीक है ना, उसे सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए भी आसानी रहेगी समझने में और हमें भी आसानी रहेगी आपको बताने में, ठीक। तो यहां बोला गया अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। परिमाण की आवश्यकता हो लेकिन दिशा की आवश्यकता न हो। जैसे द्रव्यमान हुआ, दूरी हुआ या फिर आयतन हुआ, ये जो है वो कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ प्रमाण की जरूरत है, दूरी की कोई जरूरत नहीं है। दूरी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, किस दिशा के अंदर ये जो कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है, या फिर कोई भी दूरी जो है वो किस दिशा के अंदर है, कोई भी दिशा हो सकती है। जिस भी दिशा के अंदर आप जाओगे कुछ ना कुछ दूरी को आप जो है वो कवर करोगे, ठीक है ना। वैसे ही अगर सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि वह राशि होती है जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दूरी की आवश्यकता होती है। दूरी और परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है इनके मापन के लिए, जिसे हम कहते हैं सदिश राशि। और सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं और अदिश राशि को हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैंने नीचे लिख रखे हैं। बल, वेग, त्वरण, संवेग जो हैं वो आपके क्या हैं? सदिश राशियां हैं, ठीक। जो आपका दिशा है उसे हम डायरेक्शन के नाम से भी डायरेक्शन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, दिशा को डायरेक्शन कहते हैं और परिमाण को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हम परिमाण को कहते हैं। अब दो शब्द होते हैं, ये और ध्यान रखिएगा, दोनों के मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे परिमाण यहां हम पढ़ रहे हैं परिमाण, ठीक है ना, परिमाण, और एक होता है परिणाम। परिणाम तो परिणाम आप सभी को पता है क्या होता है? रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट, ओके। तो परिमाण और परिणाम में अंतर जो है वो आप सीख लीजिएगा कि परिमाण और परिणाम में अंतर क्या है। परिणाम का अंतर है, परिणाम का अर्थ है रिजल्ट और परिमाण का अंतर है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमें क्या दिया गया है। कुछ हमें, क्योंकि हमें गति के बारे में अध्ययन करना है, गति को पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड जो है वो एक दो टर्म्स जो है वो आपको दिए गए हैं जो कि आपको पता भी होने चाहिए कि जो हम बात करेंगे जिस बिंदु के बारे में वो क्या है। जैसे यहां बोला गया निर्देश बिंदु, जैसे हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट होता है क्या है कि वो पॉइंट जिसके सापेक्ष हम देखेंगे कि कोई वस्तु गतिशील है या फिर नहीं है, ठीक है ना। एक वो पॉइंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वह पॉइंट जिसके सापेक्ष हम ये देखेंगे कोई वस्तु गतिशील है या फिर नहीं है। तो लिखा गया है कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश बिंदु कहलाता है।
हिंदी में हम निर्देश बिंदु कहते हैं। यही पॉइंट जो है वो हमें बताएगा कि कोई वस्तु जो है वो गतिशील है या फिर नहीं है। अब मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और मैं उसके गले में हाथ डाल के हाथ चल रहा हूं और मैं कुछ समय उसके साथ चलता हूं और फिर मैं पूछता हूं गति की अवस्था में, ब्राह्म अवस्था में, तो मेरे सापेक्ष जो है वो 5 मिनट पहले भी मेरे साथ ही था और 5 मिनट बाद भी मेरे साथ ही है। तो हम एक दूसरे के सापेक्ष जो है वो कैसे होंगे, ब्राह्म अवस्था के अंदर होंगे। लेकिन जो अन्य लोग हमें देख रहे होंगे उनके सापेक्ष हम जो है वो गति की अवस्था में होंगे। ठीक, वैसे ही अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो कहानी है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। तो दूरी जो है वो क्या होगी, आप समझिए कि कोई वस्तु अगर समय के साथ साथ गति की अवस्था में है, समय के साथ साथ गति की अवस्था में है, तो वह एक पथ को कवर करेगी, मतलब एक दूरी को कवर करेगी। ठीक है ना, पथ को कवर करेगी, पथ की लंबाई को कवर करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक, जैसे किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, किसकी, पथ की लंबाई, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। ठीक है ना, समय के साथ अगर कोई वस्तु पथ की लंबाई को तय कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहां हूं और मैं इस तरह से चल के और इस पॉइंट तक पहुंच गया, जो भी समय में पहुंचा, ठीक है ना, तो ये मेरी जो हो गई जो पथ की लंबाई है वही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। मैंने कितनी दूरी तय की, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, वो जो है वो अलग है। ठीक है, किलोमीटर, कितनी भी इकाई जो है वो मैं बोल सकता हूं। ठीक है ना, दूसरी जो बात है वो है विस्थापन। विस्थापन को बात करें तो कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं दूरी और विस्थापन के, लेकिन अब इस क्लास के बाद में आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक, दूरी मैंने आपको बताया, दूरी फिर से देख लेते हैं। दूरी, अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ, तो वह एक पथ की लंबाई को तय करेगी और उसी पथ की लंबाई जो है वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, किताबी भाषा में अगर लिखना है तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है आप उसे पढ़ लीजिए, और अगर समझना है तो मैं आपको समझा ही रहा हूं। ठीक है ना, अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उस पाथ की। अब ये क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कि एक जो वस्तु है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, यहां से और यहां इस पॉइंट तक जा रही है। ठीक है ना, तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी विस्थापन। ठीक है ना, जो बच्चे मतलब शॉर्ट मारते हैं ना, शॉर्ट जल्दी पहुंचने की कोशिश जो करते हैं, तो जहां से हम शॉर्ट लेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। और वो जो विस्थापन होगा वो न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। आगे आने वाली जो स्लाइड होगी उसमें आप सीख ही जाओगे। एक छोटा टर्म जो है वो बच रहा है जिसे हम कह रहे हैं कि विस्थापन जो होगा, विस्थापन जो होगा वो हमेशा छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, किससे, दूरी के। ठीक है ना, ये ए, इसे थोड़ा सा देख लीजिए, क्या बोला गया है कि विस्थापन जो होगा वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, दूरी के। ठीक है ना, हमेशा कभी भी दूरी के बड़ा नहीं हो सकता क्या, विस्थापन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा मिनिमम होगा या फिर इक्वल होगा, जीरो भी हो सकता है किसके, दूरी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझ ही जाओगे और सीख ही जाओगे। ठीक, मेरे साथ अगर रहोगे तो देखो, गांव के इलाके से हम आते, और जब गांव के इलाके से आते तो गांव की ही चीज के तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक खेत है, मैंने बहुत ही सोच समझ के जो है वो बनाया है। ये जो है वो एक खेत है। ठीक, इसके ये जो पॉइंट है वो ए, बी, ये सी और ये डी। ठीक, अब एक किसान जो है, अब इसके अंदर ये जो फसल है वो मान लीजिए धान की है, धान की फसल। ठीक है, धान की फसल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो कमेंट बॉक्स के अंदर देना। ठीक है ना, धान की फसल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक,
अब एक किसान जो वो ए पॉइंट चलता है और ये जो लेंथ है ए से बी तक की वो 4 मीटर मान लो चलो, और बी से सी तक की मान लीजिए 3 मीटर। आसान रहेगा कैलकुलेट करने में, इसलिए मैंने बोल दिया। तो देखो एक किसान जो है वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है ना, ए से बी तक। जब ए से बी तक बारिश वारिश हुई तो उसने देखा, उसने बोला कि देखते हैं कोई मैड मैड जो है वो फूटी हुई तो ना हो। मैड, मैड किसे कहते हैं? मैड जो है वो खेत के चारों तरफ जो बताती है हमें कि हमारा खेत की जो सीमा है वो इतनी है, ठीक है ना, दूसरे के खेत के अंदर नहीं आना है हमें, ठीक। तो यहाँ ए पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करता है चलना, अब बी पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है ना, कहां तक पहुंच गया? बी पॉइंट तक पहुंच गया। जब बी पॉइंट तक पहुंचेगा तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि किसान ने कितनी दूरी तय की, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब ए से बी पर चल रहा है, ठीक है ना, ए से बी पर चल रहा है, तो देखो ए से बी पर तो दूरी जो है वो तय कितनी की है? दूरी जो है वो तय की है कितनी? 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर, ठीक है ना, कितनी? 4 मीटर। ए से बी तक की दूरी 4 मीटर। अब मैं अगर बोलूं कि विस्थापन कितना तय किया है, भाई दूरी तो हमने बताया था कि जो पथ की लंबाई, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में, तो जो पथ की लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो पथ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर, तो हमने लिख दिया दूरी जो है वो 6 मीटर। अब मैंने आपको बोला विस्थापन कितना होगा? विस्थापन, विस्थापन कितना होगा? तो मैंने या फिर हमने जो पिछली स्लाइड के अंदर देखा था वो क्या देखा था कि विस्थापन जो होता है वो दोनों पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। कौन सी दूरी? न्यूनतम। और न्यूनतम दूरी जो है वो यहां क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए जो विस्थापन होगा वो भी क्या होगा? 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर। यहां से यहां तक का ये होगा वो क्या होगा? विस्थापन होगा। दूरी वही है और विस्थापन भी वही है, ठीक। अब देखिए, अब जो किसान है वो बी से सी की तरफ बढ़ गया, यहां आ गया, ये है इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, बी से सी पर। पहले तो कहा कैसे गया? ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, और फिर मुड़ गया, और ऐसे और ऐसे, और फिर यहां पहुंच गया, ठीक है ना, सी पॉइंट पर। अब हम अगर बात करें कि जो किसान है वो कहां से कहां पहुंच गया? ए से पहले पहुंचा था बी, और बी के बाद पहुंच गया सी। अब अगर बात करें भाई उसकी दूरी कितनी होगी, तो पथ की लंबाई हम कैलकुलेट करेंगे। तो पथ की लंबाई, दूरी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी। ए बी के बीच की दूरी कितनी है? 4, और बी सी के बीच की दूरी कितनी है? 3, तो बराबर कितना हो गया? 7 मीटर। क्या हो गया? 7 मीटर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां विस्थापन की बात करेंगे, क्या विस्थापन, अगर हम बात करें विस्थापन की, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी हमारा विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक, अंतिम, प्रारंभिक ए, अंतिम सी। पहली जो प्रारंभिक मतलब फर्स्ट जो उसकी पोजीशन है वो ए है, और लास्ट पोजीशन जो है वो उसकी सी है। तो उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? ये होगी, क्या होगी? ये होगी, ठीक है। तो ये जो ए सी वो आपका क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किस किस की? ए और सी की, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की। तो विस्थापन जो होगा वो हमारा क्या होगा? ए सी। कैलकुलेट करना आता है? नहीं आता? नहीं आता तो सीख लो। ये देखो, ये जो है वो एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल है। जब 90 डिग्री एंगल हो किसका? किसी भी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सॉरी 90 डिग्री हो, तो हम वहां क्या अप्लाई करते हैं? पाइथागोरियस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरियस
गोरियस प्रमेय। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। क्या होती है ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ लेना, 9th क्लास के अंदर पूरा ये जो है वो आपका त्रिभुज वगैरह जितने भी चैप्टर होंगे मैथ्स के अंदर वो सभी के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ अप्लाई होगा? जहां एक एंगल किसी भी ट्रायंगल का 90 डिग्री हो और 90 डिग्री होने पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या निकालने के लिए? कर्ण, लंब या फिर आधार निकालने के लिए। तो कर्ण क्या है हमारा? कर्ण हमारा ये है कर्ण, जिसे हम कहते हैं क्या? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहते हैं इसे। ठीक है ना, कर्ण बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये है हमारा आधार। और ये क्या है? लंब। ठीक है ना। तो हमें लंब भी पता है और आधार भी पता है। लंब भी पता है और आधार भी। तो लंब कितना है हमारा? 4 मीटर। कर्ण हमें निकालना है तो k स्क्वायर कर दीजिए इक्वल लंब का वर्ग। लंब कितना है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 4, तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। ये होगा के स्क्वायर। के बराबर क्या आएगा? √25 और के बराबर जो है वो आ जाएगा 5। ठीक है ना। के बराबर क्या आ जाएगा? 5। वो भी प्लस माइनस के आते हैं क्योंकि दूरी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम इसका प्लस की वैल्यू को जो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 5 मीटर। अब यहां आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी जो है वो 7 मीटर है, लेकिन विस्थापन जो है वो क्या है? 5 मीटर। ठीक है। अब अगर अगले स्टेप के ऊपर और बढ़ जाएंगे ना, तो आपकी सारी चीजें वो सॉल्व हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब देखिए, अब जो किसान है वो देखता है कि ए से बी तक गया, कोई मैट जो है फूटी हुई नहीं है। बी से सी तक गया, कोई मैट जो है फूटी हुई नहीं है। सी से डी की तरफ चलता है। ठीक, ए से गया बी की तरफ, बी से गया सी की तरफ, बी से गया सी की तरफ और सी से गया डी की तरफ। ठीक, जब ए से बी, बी से सी और सी से डी पॉइंट तक चलता है, तो मुझे बताओ दूरी क्या होगी? डिस्टेंस जो कवर किया है पाथ, उसकी टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4 प्लस 3 प्लस, अगर ये 4 है क्योंकि खेत आयताकार है तो ये 4, तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। तो ये 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11 मीटर। तो जो डिस्टेंस आई वो क्या आई? 11 मीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा ए और डी के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो ए और डी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, वो कितनी है? वो है हमारी 3 मीटर। क्यों? क्योंकि ये आयताकार खेत है। ये अगर 4 मीटर तो ये 4 मीटर होगी, ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर होगी। तो विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? 3 मीटर होगा। ठीक, अब भैया ए से पहुंच गए बी और बी से पहुंच गए सी और सी से पहुंच गए डी। कोई मैट जो है वो फूटी हुई नहीं है, पानी निकल ही नहीं रहा है कहीं से। अब हम फिर से कहां पहुंचेंगे? ए से बी पहुंच गए, बी से सी चल दिए, सी से चल दिए डी और डी से फिर आएंगे ए। और यहां आके हो जाएगा खेला। किसके साथ? हमारे साथ भी और आपके साथ भी। देखो, जो दूरी होगी वो क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई? डिस्टेंस जो 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 7, 7 और 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 11 और 3 14, 11 और 3 14। ठीक है, मीटर। तो देखो 11 और 3 14 मीटर हो गए। उसके बाद अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं विस्थापन, कितना हो गया?
भाई ए से चले बी, बी से चले सी, सी से चले डी और डी से चले फिर ए। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए एंड ए और ए के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? तो आप आंसर करेंगे ए और ए के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है? 0, 0। क्योंकि जिस प्रारंभिक पोजीशन से, जिस पहली पोजीशन से किसान चला था, उसी पोजीशन पर आकर उसने अपनी जर्नी को खत्म कर दिया। वहीं आकर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है वो इस रिलेशन को दिखाता है कि विस्थापन जो होगा वो हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके? दूरी के। ये है एक रिलेशन, ठीक है ना? ये क्या है? एक रिलेशन है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आपको वाकई में मजा आ रहा होगा सीखने में। तो जो भी आपकी क्लास के अदर बच्चे हैं या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उनके लिए ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक, दूरी की अगर बात करें, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यही हमने पढ़ा था और यही यहाँ लिखा हुआ है कि पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम मिनिमम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक, दूरी अदिश राशि है। अदिश मैंने बताया था आपको, अदिश कौन से होते हैं? अदिश जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, परिमाण होता है, परिमाण तो होता है लेकिन जो दिशा है वो नहीं होती। वहीं अगर बात करें सदिश राशि की, तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो वह जो राशि होगी वो क्या कहलाएगी? सदिश राशि। एक जो इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन भी बन जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक ही होगी। कैसी होगी? धनात्मक। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना भैया, प्लस भी चले जाएंगे और माइनस भी चले जाएंगे और जीरो भी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। जो जो चीजें मैंने आपको सिखाएंगे सिर्फ उनको फॉलो करना है और जब आप फॉलो करेंगे तो अपने आंसर की तरफ आप बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये हमने आपको चीजें 3 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के बाद में मैं इस क्लास को यही विराम दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक, हाँ, तो देखिए क्या बोला गया है। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भाई साहब हैं बाबूजी, ए पॉइंट से चल रहे हैं किसकी तरफ? बी की तरफ। ठीक है, ए पॉइंट से चल रहे हैं बी की तरफ और कितना? 300 मीटर, 300 मीटर। आया समझ? स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर चलता है। ठीक है, पुनः बी से ए की ओर, पुनः चल रहे हैं कहां से? बी से ए की ओर, यहां तक गए और फिर वापस बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर
कितना 60 मीटर। ये पूरी दूरी कितनी है 300 मीटर। और यहां से चले तो मान लीजिए यहां अगर आ गए ये सेठ जी, तो ये है यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर। कितनी 60 मीटर। ओके, अब ये जो पॉइंट है वो है सी। बिंदु सी पर आ जाता है, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कर लीजिए, दूरी हमें ज्ञात करनी है। दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया ए से बी तक आए, ठीक है, तो ए बी चली हमने दूरी, प्लस बी से सी तक आए तो दूरी हमने बी सी चली। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी है 300 मीटर, प्लस बी सी के बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा 300 और 60, 360 मीटर। आया समझ? यस सर, समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ेंगे विस्थापन की तरफ। विस्थापन जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड के अंदर। बोलिए कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक जो स्थिति है वो क्या है ए, और अंतिम स्थिति क्या है सी, और इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो ही हमारा क्या होगा विस्थापन। ठीक है, तो देखो ए से बी तक की दूरी है 360 मीटर। इधर चले आए तो ये जो दूरी है वो कितनी बची 300 में से 60 माइनस कीजिए 240 मीटर। कितनी 240 मीटर। तो हमारा जो विस्थापन आएगा वो आएगा 240 मीटर। ठीक, तो यही हमारा सॉल्यूशन है कि उसकी दूरी जो है वो 360 मीटर है और विस्थापन जो है वो कितना है 240 मीटर है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को आप पढ़ लो और क्वेश्चन को पढ़े हुए आप और सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? बोला गया है कि यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंकें तो पत्थर कुछ समय पश्चात लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है। पत्थर का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, एक पत्थर है, ये है बाबूजी, ये इनकी आंखें, ये नाक और ये मुंह। ठीक है, इनके हाथ में लगा हुआ एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, और जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर पत्थर जो फिर से नीचे की तरफ आकर इनके हाथ में रुक जाता है। तो बोला गया है कि विस्थापन ज्ञात करना है। अब विस्थापन आप बता सकते हो क्या होगा पत्थर का? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। पहले भी हाथ में था और अब भी हाथ में है। नहीं समझ में आया? देख लो। ठीक है, देखो कैचिंग पावर मेरी खराब है, थोड़ा गिर जाए तो हंसना मत। ठीक है, देखो ये आ गया मेरे हाथ में फिर से, तो दूरी तक गया और फिर से मेरे हाथ में प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो है वो जो हाथ में था वो वही है। तो जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही सही है। बिल्कुल बोलो चीख के, क्या होगा? जीरो। विस्थापन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, पढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल देख लो पढ़ लो, मैं जब तक मिटा दूं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। बोला गया है कि यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही हो, भैया जी वही है मौत का कुआं। ठीक है, बाइक वाला दंदनाते हुए चल रहा है, प्रत्येक चक्कर के पश्चात वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, मतलब यहीं से चलती है और वापस यहीं पर आ जाती है, पूर्व स्थिति में आ जाती हो।
यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए, मतलब यहां से पहुंच जाए कहां, यहां आधा चक्कर, आधा चक्कर लगाए, तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो देखो भैया विस्थापन ये होगा, ठीक है। प्रारंभिक तो स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति ये थी, तो यहां से और यहां तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, तो ये इसकी क्या होगी, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी तो यही होगी, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, देखो जो इस पहले से स्टार्ट करेंगे, तो कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार, मतलब जो केंद्र से परिधि तक की दूरी है वो कितनी है, आर, ठीक है। अब इस पर कोई वस्तु जो चक्कर लगा रही है और जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में वापस आ रही है, तो बोला गया है कि आधा चक्कर लगाने के बाद में वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो यहां से परिधि तक की दूरी आर थी, तो यहां से परिधि तक की दूरी ये भी कितनी होगी, आर। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, विस्थापन, विस्थापन कितना होगा, आर प्लस आर बराबर 2r, ठीक है ना। या ये और ये मतलब 2r होगा, मतलब उसकी किसके बराबर ठीक है ना। तो जो आपका विस्थापन होगा वो 2r के बराबर होगा, ठीक है, 2r के बराबर होगा, ठीक। तो ये आपका यही क्लास थी, इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स किए, छोटी छोटी चीजें आपको सारी बता दी। कुछ इसमें नई चीजें और हैं जो हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे, जैसे एक समान गति, असमान गति, और भी बहुत सारे त्वरण हैं, वेग है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार सिलेबस से आपके हट गई हैं, उन्हें हम हटाते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्पेशल क्लास के अंदर हम उन सारी चीज़ों को और देख लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको आनंद आया हो, मज़ा आया हो, तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।